अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलबीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से अगर डेप्रिशिएट होने की बात हम करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली डेप्रिशिएट होने का मामला तो अंडर डिस्कशन हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी में रहता है, पाकिस्तान की ख़बरों में रहता है, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि डॉलर का जो उतार चढ़ाव होता है वो भी किस तरीके से हमारी इकॉनमी के ऊपर इफेक्ट करता है। हाल ही में हमने ये देखा कि सऊदी अरब की तरफ से जो एक लोन अप्रूव हुआ, उस इमदाद में क्या कॉन्सिक्वेंसेस सामने फर्दर आए, उससे ये हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि जो डॉलर है उसके ऊपर उसने अफेक्ट किया, साथ ही साथ जो रुपए की कदर है उसमें भी बेहतरी सामने देखी गई। ये माशी तज्जियाकार है उनका इसके ऊपर एनालिसिस, साथ ही साथ बैंक्स और जो बिज़नेस कम्युनिटी उनका भी इसके ऊपर यही इम्पैक्ट और यही एनालिसिस है कि इसी वजह से जो है पैसे या रुपए की कदर में इजाफा और बेहतरी आई है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि ये तमाम तर जो डेवलपमेंट प्लान्स या लोन्स हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या लॉन्ग रन में अफेक्ट करते हैं या हमें शॉर्ट रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से हम शॉर्ट रिलीफ के बजाय लॉन्गर रन में या लॉन्गर प्लान्स को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उन्होंने भी कुछ इंदिया दे दिया है कि शायद इन्फ्लेशन मजीद जो है बढ़ जाए और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है अनफॉर्चुनेटली अनस्टेबल रहे। कुछ अरसे तक हमने ये भी देखा कि शायद इकॉनमी बेहतर ट्रैक पर आने ही लगी थी कि दोबारा से कॉन्सिक्वेंसेज हमें उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव सिनेरियो में नहीं दिख रहे। साथ ही साथ कुछ और प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करेंगे, स्टेट बैंक के सिनेरियो के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और जो कर्जे हैं उसके ऊपर भी हम ओवरऑल एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है खुर्रम शहजाद साहब, इकॉनमी एक्सपर्ट, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो जो हमारे प्रोग्राम में हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि रुपये का डिप्रिशिएट होना लेकिन स्टेबलाइज इकॉनमी ना होना, ये क्या सिनेरियो, इसको ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। इस वक्त करंटली आप रुपए की कदर में क्या इजाफा देख रहे हैं, बेहतरी देख रहे हैं या नहीं? आप अलवीना देखिए, 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले वीक में। एक तो जो रुपये की डॉलर के साथ जो कदर नापी जाती है, इसका एक मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स हैं, एक आध मेथड मार्केट फॉलो करती है, उसे कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये देखें, ये कोई बहुत मुश्किल एक चीज़ लग रही है। इसमें होता ये है कि आप जिन ममालिक के साथ अपना कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनकी करेंसी कहाँ है और आपकी करेंसी कहाँ है, उनकी महंगाई कहाँ है, आपकी महंगाई कहाँ है। अच्छा, उनकी भी इन्फ्लेशन इम्पैक्ट करता है। जी बिल्कुल, ये बास्केट होती है एक, उस बास्केट में आपके वो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं जिनकी करेंसी नापी जाती है, जिनकी महंगाई नापी जाती है। जो ये अगर ऐसा हो कि अलवीना जो हैं वो एक प्रोडक्ट अमेरिका से लेने जा रही हैं, या एक प्रोडक्ट यूएई से लेने जा रही हैं, या एक चाइना से लेने जा रही हैं, अब ये प्रोडक्ट जो है इन तीनों की करेंसी कहाँ पर है, कहाँ महंगी पड़ेगी आपको, कहाँ सस्ती पड़ेगी, तो आप वहीं जाएंगे जहाँ सस्ती पड़ेगी और प्रोडक्ट अच्छा होगा। ये इसको इस तनाजुर में देख लें कि हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं उनकी करेंसी कहाँ है और हमारी करेंसी कहाँ है, और हमारी प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्ट में किस तरह से कंपेटिटिवनेस है। इसकी बेसिस पे ये एक मेथड है जिससे ये होता है कि एक इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स एक बेंचमार्क होता है, उसका नंबर होता है 100 पे अगर करेंसी का वो बेंचमार्क, वो बास्केट है, तो इसका मतलब है करेंसी फेयरली वैल्यूड है, यानी कि उसकी जो कदर है वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर है। यानी कि आज अगर इंडेक्स 100 पे है तो पाक रुपये और डॉलर की जो वैल्यू है वो फेयर है, ठीक है, ये लेवल्स फेयर हैं, यानी कि ठीक लेवल्स हैं, 172 171 है। लेकिन स्टेट बैंक ने नंबर जारी किए सितंबर के कि ये इंडेक्स कहाँ पर है, वो था तकरीबन 96 पे लेवल, यानी कि ये 100 से नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी 100 से नीचे इंडेक्स होता है तो उस करेंसी को जिसमें इसको नापा जा रहा है वो अपनी वैल्यू से नीचे है, यानी कि इस वक्त रुपये जो है बहुत ज़्यादा जो है अपनी कदर खो चुका है, जो इतनी खोनी नहीं चाहिए थी। ठीक हो गया। अगर 100 से ऊपर होता है तो यानी कि उसकी कदर से ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो अभी नीचे है। अगर आप अक्टूबर की देखें तो अक्टूबर में जो रुपये था डॉलर के अगेंस्ट, यानी कि डॉलर की जो कीमत थी वो 175 पे चली गई थी इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में 176 का हो गया था डॉलर। तो सितंबर में जो क्लोजिंग हुई थी इस इंडेक्स की वो थी 170। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 5 रुपये और इसमें ऐड करूं तो इंडेक्स जो है वो मजीद नीचे चला जाता है। इसके कहने का मतलब मेरा ये है, इसका पूरा एक अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं तो रुपये की कीमत जो है इस वक्त रुपये डॉलर के अगेंस्ट जो होना चाहिए 164 रुपये होना चाहिए, जो अभी कहाँ पे खड़ा है तकरीबन 172 या 71 पे, जो अभी ये नीचे आया है। एक तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। इससे लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये मौका मिलता है कि रुपये की जो कदर है डॉलर के अगेंस्ट, यानी कि जो डॉलर होना चाहिए वो 164 का होना चाहिए, लेकिन स्टेट बैंक ये कोशिश करता है कि इस रुपये को अपनी कदर से थोड़ा नीचे रखे
ताकि एक्सपोर्ट जो है हमारे यहाँ या बाहर से जो लोग हमसे चीज़ें खरीदने आते हैं बाहर ममालिक के, वो चीज़ें सस्ती मिले इनको, यानी कि यहाँ से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। अच्छा, जो इन्फ्लेशन होता है क्या इसका बायलैटरल ट्रेड के ऊपर इफेक्ट होता है या इससे ट्रेड इफेक्ट नहीं बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देखें, एक बर्गर जो है आपके यहाँ $5 का है लेट से, वही अमेरिका में अगर $3 का है या चाइना में जो है वो $1 का है, तो कहाँ से बर्गर लेना चाहिए? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत आसान करके। तो ये इसे कहते हैं, ये जो मैकडॉनल्ड्स का एक बहुत अच्छा इंडेक्स इन्होंने बनाया है, बिग मैक इंडेक्स कहते हैं उसको, मैकडॉनल्ड्स से वो ड्राइव किया है बेसिकली पूरी दुनिया में। इकोनॉमिस्ट एक बहुत बड़ा मैगजीन है, आपको उसने बिग मैक इंडेक्स बनाया था 80s में। तो वो बिग मैक इंडेक्स क्या करता था कि एक बर्गर स्टैंडर्ड, यानी कि मैकडॉनल्ड्स हर जगह पर है दुनिया में ज्यादातर, तो हर जगह मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कितने का है? तो ये एक्चुअली तो सेम होना चाहिए हर जगह, कहीं पे महंगा है कहीं पे सस्ता है। वो क्यों है? उसकी वजह एक ही है कि कहीं पे परचेजिंग पावर ज़्यादा है, कहीं महंगाई ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं पे जो है लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल के हिसाब से हम जो है कम अफोर्ड कर सकते हैं चाइना से, इंडिया से रिलेटिवली। अमेरिका तो बहुत ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है ममालिक हैं। जी, तो देखें, बिल्कुल आपका सवाल जो है कि महंगाई से क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल ट्रेड पे फ़र्क पड़ता है, परचेजिंग पावर से फ़र्क पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ भी, तो एक तो मैंने आपको बताया कि जो पाक रुपी और डॉलर की जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट, वो तकरीबन 164 होनी चाहिए आज के जो है वो सिनेरियो को देखते हुए। लेकिन थोड़ा नीचे इसलिए 70 पे मुझे लगता है कि डॉलर जो है वो 170 168 के पास आ सकता है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है सऊदी जो हमें टाइमली मिली है, हालांकि ये शॉर्ट टर्म है, इस पे हमें रिलाय बहुत, उसके ऊपर भी मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन यहाँ पे खुर्रम साहब, मैं आपका व्यूज़ पे जानना चाहूँगी कि हुकूमत का माली साल 2022 में गर्दिशी कर्जे में 425 अरब रुपए का जो है मंसूबा जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ तक देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ सर्कुलर डेट का, और सर्कुलर डेट में इजाफा बहुत हुआ है पिछले जो है वो 2-3 सालों में। उसके इजाफे की वजह भी जो है वो, एक तो ऑयल प्राइसेस का भी बढ़ना है, फिर नीचे आना, फिर बढ़ना है, दूसरा पेमेंट्स डिले होना, फिर चोरियाँ बढ़ना, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। हमने एनर्जी रिफॉर्म्स नहीं किए वैसे जो हमें करने चाहिए थे, और वो भी ओवरनाइट नहीं होते। आप देखें, एक हिस्सा उसका हमने डिस्कस किया था पिछले प्रोग्राम्स में कि जो बिजली बनाने के कारखाने हैं, इनके साथ जो हमारे मुआहदे हैं उनको हमने रिविज़िट किया है, इस गवर्नमेंट ने रिविज़िट किया है, ताकि इसके ऊपर ना एक पेमेंट ऐसी होती है कि आप कारखाना चलाएं या ना चलाएं, आपको पेमेंट करनी है। गवर्नमेंट ने इसे कहते हैं कैपेसिटी पेमेंट, कारखाना चल रहा है, बंद है, कुछ भी है, आपको एक पेमेंट उनको देनी है। तो ये जब पेमेंट आप दे ही रहे हैं, तो इसके बदले में जो बिजली आप नहीं ले रहे वो ले लें, वो लेके आप कम कीमत पे बेच दें, कम कीमत पे बेच दें, ताकि बिजली यूटिलाइज तो हो, ना होने से उस पैसे का कुछ जो है वो हलाल तो हो पैसे। तो ये जो है ना, ये चीज़ हमने बहुत कम की, लेकिन अब शुरू किया। सरप्लस में चली जाती है, सरप्लस इन द सेंस कि बिजली पड़ी हुई है। मैंने आपसे हमने डिस्कस किया था कि जनरेशन हमारे पास बहुत है ट्रांसमिट करने के लिए, यानी कि बिजली को पहुंचाने का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से एक सर्कुलर डेट भी एक उसका बहुत बड़ा मसला है। इसकी गवर्नेंस क्यों नहीं होती? इसके ऊपर क्यों कोई जो है कोई कमेटी या कोई इसकी जो सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है, कमेटीज बनी हैं। कमेटी ने 2018 में 19 में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है, उसमें एक एक चीज़ बताई गई है। देखें, जो यहाँ पे सर्कुलर डेट है ना, इसके 3 हिस्से हैं। जनरेशन का कुछ हिस्सा है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, और आगे फिर चोरियां चकारियां ये सब होती हैं। इसके अंदर बिजली की कीमत जो है ना, इस वक्त अगर 24 रुपए है जो बनाने की है, और बिक रही है 15 रुपए की या 14 रुपए की, तो इट्स अ लॉस टू नेशनल। ये सर्कुलर डेट ही तो है कि आप जो है बिजली महंगी बना रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर ये भी तो हिस्सा शामिल है कि कैपेसिटी पेमेंट करनी है आपको, कारखाने को पैसे देने ही देने हैं, जो भी आपको हो। आगे पेमेंट कैसे आप रिकवर करेंगे? कंज्यूमर से पेमेंट रिकवरी का भी इशू है, गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स है ना, कि कुछ इलाकों में बिजली जाती है, वहाँ चोरी हो रही है और मुफ्त में बिजली जो है यूज हो रही है, उसका कोई पैसा आ ही नहीं रहा। बड़े बड़े हमारे सूबों में भी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे जो है रिकवरी है ही नहीं बिल्कुल, और आप वहाँ बिजली दे रहे हैं। बहुत सारे इलाके जो कि आइडेंटिफाइड इलाके बिल्कुल है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने काफी हद तक उस पर जो है वो पाया है काबू। लेकिन मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम यह है सर्कुलर डेट का कि एक तो ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं, फिर हम किस पे बिजली बनाते हैं, हम एलएनजी पे बना रहे हैं, एलएनजी बहुत महंगी है। आप देखें, एलएनजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेट्स से $20 $25 पे। गवर्नमेंट का ये नैरेटिव है जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें गवर्नमेंट का भी इसके ऊपर यही नैरेटिव, वो कह रहे हैं कि जो इंटरबैंक की जो इस वक्त वो प्राइसेस हैं या फिर इंटरनेशनल जो भी एस्पेक्ट्स है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें। पाकिस्तान में कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने जो है ये जो बीच का हिस्सा है बिजली का, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बिजली बनी और बिजली पहुंची कंज्यूमर तक, ये एक अहम ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि सर्कुलर डेट
से लेकर, गवर्नेंस से लेकर, चोरी चकारी से लेकर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ से लेकर हर चीज़ की इलेक्ट्रिक को भी मेंशन किया कि इलेक्ट्रिक के हवाले से कहा जा रहा है कि जून 2021 तक तकरीबन 292 बिलियन जो है रुपए की वसूली की गई है। क्या ये एक एक्चुअल एक्यूरेट अमाउंट आपको दिख रहा है? आपको लग रहा है अभी भी जितनी वसूली होनी चाहिए थी नहीं हुई होगी? नहीं, मेरे ख्याल में वसूली तो हुई है, बट पॉइंट ये कि 100% तो वसूली नहीं है ना जी। 100% का इशू है, लेकिन 90% भी होती है, वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, गिवन द फैक्ट कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का वो बहुत बहुत पुराना हो चुका है और उसमें अपग्रेड्स नहीं हुए। देखें, हमारे यहाँ आपने देखा होगा एक कंट्री वाइड जो है ना पूरा एक शटडाउन था, बीच में आया था, आपको याद होगा, आई थिंक ये रमज़ान में हुआ था जी। तो वो क्यों हुआ था? इस तरह के इश्यूज क्यों आ रहे हैं हमारे पास? वो इसलिए कि हमारा जो सिस्टम है वो अपग्रेडेड नहीं है। इसमें हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर को लाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने एक इस पर अभी रिसेंटली जो है वो एक स्टेप लिया है कि इनवाइट किया है पार्टीज को कि आप कंसेशन एग्रीमेंट करें। कंसेशन एग्रीमेंट में होता है कि 20 साल 25-30 साल के लिए आप कंपनी लें, एक सर्टन उसकी आप पोर्शन लें, अपना हिस्सा लें उसमें स्टेक होल्डिंग का, और हमें बेहतर करके दें, मैनेजमेंट नहीं लाएं, नए लोग लेकर आएं, नई टेक्नोलॉजी लाएं, स्किल्स लाएं। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू शामिल करेंगे वज़ारत ख़ज़ाना के हवाले से, जो कि कहते हैं कि मज़ीद महंगाई के हवाले से उन्होंने जो है मुतनब्बे कर दिया। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक्स के बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या क्या जो है फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को, और पाकिस्तान के गर्दिशी कर्जे के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे गर्दिशी कर्जे को अनफॉर्चुनेटली और मज़ीद जो है आगे की तरफ लेकर जा रहा है, और हम सोल्यूशन की तरफ अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहे। वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से मज़ीद महंगाई के हवाले से मुतनब्बे कर दिया गया है। क्यों किया गया है? कुछ फैक्ट्स उन्होंने यही पेश किए, जिस तरह खुर्रम शहजाद साहब कह रहे थे कि इंटरबैंक मार्केट, फिर इंटरनेशनल मार्केट का इन्फ्लुएंस होना, फिर ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, ये तमाम तर जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इकॉनमी को, ये हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर। लेकिन और मज़ीद क्या जो है फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इसका एक फैक्टर है? क्या पाकिस्तान की बैड गवर्नेंस भी इसका एक फैक्टर है? या फिर हमारे जो पास के डिसीजंस लिए जा चुके हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं? क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करी है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को, और लोगों की स्पिरिट को कैसे जो है बहाल रखा जा सकता है? इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी खुर्रम साहब। देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, और वज़ारत ख़ज़ाना ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है, क्योंकि एक दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, ये हम डिस्कस करते आए हैं, क्योंकि कोविड से दुनिया जैसे निकल रही है, सप्लाई पीछे से आ नहीं रही थी। जो सप्लायर था डिफरेंट कमोडिटीज़ का, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स का, उसने कहा कि जी कोविड है, डिमांड नहीं है, तो मैं पीछे सप्लाई क्यों दूं? मेरी सप्लाई खामखा इन्वेंट्री में कन्वर्ट होगी और मुझे कॉस्ट पड़ेगी। आपने देखा होगा ऑयल लास्ट ईयर कितना ज़्यादा नीचे चला गया था जी। तो लोगों ने जो सप्लायर्स थे उन्होंने सप्लाई को कम किया इस एंटिसिपेशन में कि डिमांड नहीं बढ़ेगी। उस सिनेरियो में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हमारे जो ट्रेड हुए हैं वो सारी उसी प्राइसेस में हुए हुए, इसीलिए हम इसको अफेक्ट नहीं करें। क्या वो उनका आपको लगता है कि सेटिस्फैक्टरी था ये जवाब जो गवर्नमेंट ने दिया था? बिल्कुल, टू एन एक्सटेंट बिल्कुल था। देखें, होता ये है कि जब सप्लाई नहीं आ रही और डिमांड एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, तो शॉर्टफॉल हो गया, बिल्कुल, तो प्राइसेस ही बढ़नी है ना, कि किसी चीज़ की अगर सप्लाई कम हो गई और बेसिक्स की सप्लाई कम हुई, ऑयल की सप्लाई कम हो गई या कोल की कम हो गई, या कोई फूड की जो जितनी चीज़ें थी, खाने पीने का ऑयल से लेकर जो है बहुत सारे फूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गई, इसी वजह से कि सप्लाई कम हुई, और सप्लाई आने में देर लगती है, कुछ चीज़ उगने में देर लगती है और बनने में देर लगती है, तो इसलिए वो डिमांड बढ़ती गई। तो ये शॉक बहुत ज़्यादा आया है, कमोडिटी शॉक इसे कहते हैं, पूरी दुनिया में आया है। 120% जो है वो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जलाने के तेल की मैं बात कर रहा हूँ, डिफरेंट हीटिंग ऑयल्स, और तकरीबन 150% अलवीना, 150 से 200% जो है वो फूड की प्राइसेस ऊपर हैं। एडिबल ऑयल जो खाने पीने का ये जो तेल है ये भी 100% जो है बढ़ चुका है, 60-70% ऑन एवरेज जो है फूड की प्राइसेस ऊपर है। तो पॉइंट ये कि एक तो इंटरनेशनल शॉक है आपके पास, दूसरा है आपकी अपनी गवर्नेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। जो देखें ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को इस शॉक के लिए तैयार करके रखा, विजिलेंट रहे कि जी देखें आगे कुछ भी हो सकता है, अपनी एनर्जी की प्लानिंग बेहतरीन रखें, टाइम पे बाय करें, फूड की प्लानिंग बेहतरीन रखें, ये देखें अपने पास कितना फूड उग रहा है, कितना क्रॉप्स उग रही हैं, हमें कितना शॉर्टफॉल होगा। देखें जो विजिलेंट है ना, गंदम के हवाले से भी कह रहे हैं कि चेक एंड बैलेंस हम रखेंगे, कब रखेंगे? एक पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, कैसे रखेंगे? क्या इसमें जो है फेडरल गवर्नमेंट उन्हीं का सुपरविजन दरकार है, या फिर आपको लगता है सब्जेक्ट जो है सोली प्रोविंशियल है, उनको इसके ऊपर ज्यादा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए? क्या है ये? नहीं, दोनों देखें, ईसीसी भी अप्रूव करती है बहुत सारी चीजें। ईसीसी स्टॉक का जो है वो जायजा लेती है, ये देखती है कि जी हमारी महंगाई कहाँ जा रही है
हमारे पास शुगर कितनी है, वीट कितनी है, चावल कितना है, कॉटन कितनी है, ये सब चीज़ों का जायजा वो लेती है। फिर वो देखें उगता तो प्रोविंसेस में ही है ना, उनका भी एक रोल बहुत बड़ा है इसके अंदर। लेकिन अच्छा, प्रोविंस जो है सब फेडरल के ऊपर डाल देती है? नहीं, देखिए दोनों का काम है ये, दोनों का। और प्राइमरीली देखें जो ट्रैक रखना है वो फेडरल का काम है। ये देखना कि किसके पास किस प्रोविंसेस में क्या चीज उग रही है, कितनी उग रही है, हमारी डिमांड क्या है, कहाँ ज्यादा है। सेंट्रल जो रोल है ना वो फेडरल गवर्नमेंट का है कि जी वो ये देखे कि हमारी बेसिक कमोडिटीज, हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारी बेसिक कमोडिटीज कितनी कम है, क्योंकि वो इम्पोर्ट का भी फिर अलाउ करती है ईसीसी, एक्सपोर्ट का भी अलाउ करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसीसी के पास डिसीजन है ये जितनी भी बेसिक कमोडिटीज हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जो अच्छी बात ये है, देखें पॉजिटिव चीज़ भी हम डिस्कस करते हैं कि वीट से लेकर शुगर से लेकर अच्छी क्रॉप्स आई हैं, आपकी बम्पर क्रॉप्स आई हैं। बट प्रॉब्लम ये कि उसकी वजह से प्राइसेस कम नहीं हुई मार्केट में। क्या फ़ायदा ऐसी बम्पर क्रॉप का कि आटे की कीमत कम ना हो, क्या फ़ायदा ऐसी शुगर क्रॉप का कि चीनी की कीमत कम ना हो, बढ़ जाए। बिल्कुल इंटरनेशनल फैक्टर है इसके अंदर, लेकिन हमारी अपनी भी एक कोताही है कि हमने गवर्नेंस ठीक नहीं रखी, हमने अपनी क्रॉप की मैनेजमेंट ठीक नहीं रखी, होर्डिंग हो गई। आप देखें सिंध में वो आटे की जो है वो होर्डिंग हो गई थी, गंदम की। तो देखें ये प्रॉब्लम इतना ही प्रोविंसेस का भी है, उनको भी देखना है और इस सबको बैठ के काम करना है, वरना अफेक्ट किसको होगा, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल हो। एक आम आदमी तो पाकिस्तानी है ना। कुछ अर्सा कबल जो है इस पे सिंध गवर्नमेंट का नैरेटिव था चूहे खा गए थे। अब कौन से चूहे खा गए थे? वो तो देखें बात यही है कि अगर हम इस तरह की चीज करेंगे ना तो ये हल नहीं है और लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। और देखें हमारी परचेजिंग पावर वैसे ही बहुत लो है और महंगाई वैसे ही ज्यादा है। हमारे यहाँ 9-9.5% की महंगाई अभी है। मैं आपको ये आज बता रहा हूँ कि आपके यहाँ डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी की वजह से कितना महंगाई का फर्क पड़ता है। एक पॉइंट से मैं ऐड कर दूं, आपके यहाँ जो डेप्रिसिएशन ऑफ डॉलर की एप्रिसिएशन हुई है, यानी कि रुपी डेप्रिशिएट जो हुआ है, ये तकरीबन हुआ था 12 से 13% अपने लो से, यानी कि 153 का डॉलर था, 151 का डॉलर था, 175 पे चला गया। तो 12-13% की ये बनती है डेप्रिसिएशन, यानी कि उसकी कदर में कमी हुई। हमारे यहाँ ना दो धारी तलवार है कि एक तो हमारे यहाँ डॉलर महंगा होता है, फिर इंटरनेशनल प्राइस भी उस कमोडिटी की बढ़ जाती है। तो ये तो दोनों चीजें हमें दोनों तरफ से हमें अफेक्ट कर रही है, डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं जिसको। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये सऊदी जो फैसिलिटी इसकी वजह से 2% नीचे आया है डॉलर, हमें फायदा हुआ है, लेकिन नुकसान अभी भी बहुत बड़ा है। आप ये देखें कि अगर 1% डॉलर की कीमत में इजाफा होता है ना, तो 30 बेसिस पॉइंट महंगाई में इजाफा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10% अगर आपका रुपी की कदर में कमी हुई है तो 3% एडिशनल महंगाई हो जाएगी। आज 9% पे हम, ये 9 + 3 ये 12% तक महंगाई जा सकती है, जो कि बहुत बड़ा, बहुत अलार्मिंग होगा, बहुत अलार्मिंग होगा। तो इसे हमें कंट्रोल करना है, रुपी को कंट्रोल करना है। रुपी की वजह से एक्सपोर्ट में कम इजाफा हो रहा है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही है। खुर्रम साहब ये भी बता दीजिएगा, फूड प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, अभी हम इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस को अंडर डिस्कशन नहीं रख रहे, हम अपने ही फूड कंट्रोल अथॉरिटी की बात करते हैं या फिर हम प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की पर्टिकुलरली बात करते हैं। क्या उनकी गवर्नेंस आपको, क्योंकि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है आफ्टर द 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आपको लगता है कि उनकी कारकर्दगी ठीक है? क्योंकि वो तो उनसे जब आप सवाल करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है नहीं ये इससे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है। परफॉर्मेंस देखें किससे रिफ्लेक्ट होती है, परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है मार्केट की प्राइसेस रैशनलाइज होने में। ठीक है, एक मैं आज आपको एग्जांपल देता हूँ। आज आप एक स्टोर पे जाएं, किसी एक मिड टियर स्टोर पे जाएं, चाहे वो पेट्रोल पंप के साथ कोई एक टक शॉप हो या कोई थोड़ी सी बेहतर दुकान बनी हुई हो अदर देन एक मोहल्ले की दुकान जो होती है, आप ये पानी की बोतल लेने जाएं, चेंज होंगी प्राइसेस। सुने, इसके ऊपर ना आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है। आप देखें उसके ऊपर प्राइस जो रिटेल लिखी होती है, कानून के हिसाब से रिटेल से 1 पैसा ऊपर नहीं ले सकते आप। बिल्कुल, वो कितने मजे से आपसे कहता है, इसके ऊपर लिखी होगी 30 रुपए प्राइस बॉटल पे, यानी कि सेल्स टैक्स है तकरीबन कोई 26 रुपए तक का प्राइस है, 2-3 रुपए सेल्स टैक्स है, वो मिला के सब 30 रुपए की प्राइस बनती है, इंक्लूडिंग मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। यानी कंज्यूमर लॉ की क्लियर वायलेशन। और वो कितनी की बेचता है, आप जब निकालें तो कहता है ये ठंडा और गर्म है इसलिए 35 रुपए की है, ठंडी 35 की और गर्म 30 की। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता ये कि ठंडी इतनी की और गर्म इतनी की। लेकिन जिस तरह आपने इलाकों को आइडेंटिफाई किया, इलाकों में भी कितना डिफरेंस होता है। एक इलाके में वही प्रोडक्ट वही चीज कितने की है और 10 कहीं पे 10 से 20 रुपए। इससे क्या मतलब हुआ कि जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है। एब्सोल्युटली, तभी तो एक आम आदमी को, अच्छा हम बहस अगर आप करेंगे ना तो उनको इतने निडर हो चुके हैं हम लोग, क्या कहते हैं कि जी आप लेना है तो ले, लेकिन हु विल रेगुलेट दिस? प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी। नहीं, दोबारा वही बात आ गई ना, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी की अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं इसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसका ये डोमेन है। लेकिन अगर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी कह रही है कि कमिश्नर ने जाके लिस्ट लगा दी है और ये काम हमारा खत्म हो गया है, तो क्या ये हो जाता है खत्म? बिल्कुल नहीं होता। देखें बात ये होती है कि आपको ना वो जजा और सजा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल का कानून बना, जंगल का कानून नहीं, जजा और सजा की बात करूँ मैं, इक्विटी की बात करूँ मैं, अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ मैं, जंगल कानून की बात नहीं कर रहा। हाँ ये है,
इसको आपने कन्वर्ट करना है सिविलाइज्ड एक तरीके से, अकाउंटेबिलिटी करना कि जी देखें आपकी जो एक चीज़ बनती है जितने का बेचना, आपकी प्राइस लिखी हुई है ना, अगर ना लिखी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आम आदमी को भी आपको लगता है कि इस कानून के बारे में, कंज्यूमर लॉ के बारे में मालूम है अगर कि नहीं ये आम आदमी, वायलेशन अगर नहीं भी आम आदमी ना, तो हमारी जो भी पॉलिसी मेकर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो एक अल्टीमेट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बात जो अभी आपने आइडेंटिफाई किया, क्या लोगों को मालूम है या वो अपने राइट से डिप्राइव है? देखिए होता क्या है, होता ये है कि मुझे एक पानी की बोतल, बेसिक मैंने एग्जांपल दी ना, मैंने आपको कोई लग्जरियस प्रोडक्ट की तो एग्जांपल नहीं दी, मैंने तो आपको कहा कि जी एक आम आदमी भी पानी पीता है, बेचारा होटल से जाके वो पानी तो नहीं पी सकता, अब तो यही पानी है और इस पानी में भी जो है वो क्वालिटी नहीं होती, लेकिन ये पानी अफोर्ड अगर कर लेता है वो 30 रुपए जाके दे रहा है और वो 35 दे रहा है, 40 दे रहा है, क्यों दे रहा है आप? अच्छा एक तो हम टैक्स भी नहीं करते। अच्छा एक और चीज, इस पर टैक्स भी नहीं दे रहा दुकानदार। ठीक, आप देखें कि दुकानदार, छोटा दुकान वाला है, वो एक्सप्लॉइट भी करता है, छोटा नहीं मैं मिड टियर कह रहा हूँ, वो एक्सप्लॉइट भी कर रहा है कि वो उस प्राइस से भी ज्यादा चार्ज करता है जो कि उसके ऊपर लिखी हुई है, और दूसरा उसके ऊपर जो टैक्स दे रहा है वो भी नहीं दे रहा ना आगे, उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी हमसे ले रहा है, वो आगे वो टैक्स भी ले रहा है, यानी कि एक आम आदमी टैक्स पे कर रहा है। जो मिडिल मैन है उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको जाके हमें जो है वो डिसिप्लिन करने की जरूरत है। ये कौन करेगा? ये प्रोविंशियल अथॉरिटीज करेंगी, ये फेडरल अथॉरिटीज भी करेंगी, इन सबका रोल है। अच्छा दूसरी बात क्या है, फार्म टू मार्केट एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि चीज उगी, वो एक तरीके से मार्केट तक पहुंची, होलसेल मार्केट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है बीच में, फिर रिटेल मार्केट है। ये पूरी जो चेन है ना, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। जब स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी एलवीना, ये सारी एनॉमलीज रहेंगी, ये यहाँ से निकलेगी चीज़, फार्मर नहीं लूटेगा, उसके बाद जितने हैं ना आपके पास लोग इसके बीच में, ये सब लूटते हैं। जब तक आपकी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और पूरी जो स्ट्रक्चर्ड है मार्केट की, स्ट्रक्चर जो मार्केट का वो नहीं करेंगे, गवर्नेंस नहीं, ये आपकी जो महंगाई है ना, मैं लास्ट पॉइंट कहूँगा, ये जो महंगाई है ना, इसमें 20 से 30% एक्स्ट्रा लेयर है सिर्फ इस चीज़ की, ये हटा दें तो महंगाई वैसे ही कम हो सकती है। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि जो सऊदी इमदाद पैकेज का ऐलान हुआ है उससे आखिर कैसे डॉलर जो है उसकी कमी सामने आई है और पैसा जो है उसकी कदर में कैसे इजाफा हुआ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरीके से जो है कंज्यूमर लॉ उसकी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है। एक खुली वायलेशन है, अनफॉर्चुनेटली लोग अपने बेसिक राइट से भी जो है वाकिफ़ नहीं है, पाकिस्तान के कानून से भी ठीक से वाकिफ़ नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को हम बुरे तरीके से फेल देखते आ रहे हैं, ना सिर्फ अब बल्कि हमेशा से पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एक इदारा तो है, उसमें एम्प्लॉयज़ भी हैं, बजट भी है, लेकिन सब कुछ जो है उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जब हम देखते हैं तो वो फेल दिखाई देती है। अब प्रोग्राम में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे सऊदी अरब की तरफ से जो एक इमदादी पैकेज है उसके ऐलान के बाद आखिर क्यों डॉलर जो है उसकी कदर में कमी देखी गई और जो रुपया है वो कैसे जो है बेहतरी की तरफ आया। जी खुरम साहब, वजह क्या है इसकी? अब देखें ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, ऑल्दो शॉर्ट टर्म है, अभी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए हमें। अच्छी बात यह है कि सऊदिया ने हमेशा हमें मुश्किल टाइम पे मदद की है, ऑफ कोर्स हमने भी उसको रिपे किया है वन और द अदर वे, लेकिन जब आईएमएफ के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है, आईएमएफ के साथ डिले हो रहा है, कुछ उनके साथ कंडीशनैलिटी, एक तो ये कि आईएमएफ को हमें ये नेगोशिएट करना चाहिए, हमें ये उनके साथ बैठ के बहुत कर भी रही होगी अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी कर रही है, बहुत हर कोई मेहनत कर रहा है, बट हमें ये आईएमएफ को ये बावर करवाना है कि अभी भी कोविड से हम बाहर नहीं आए। उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो सेकंड ईयर कंट्रीज उनको भी ये कहा है कि जी अभी इनको 1-2 साल की जो है और मोहलत देनी चाहिए, तो हमें क्यों नहीं देते? मतलब ये लॉबिंग है ना। फिर हम लोग लास्ट प्रोग्राम में भी बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान को भी जो है इस लॉबिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, कि हम भी अपने आप को ये होने देते हैं, तो हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और ताकि हम जब निगोशिएशन टेबल पे बैठें तो हम इस तरह से बात कर सकें कि हमारे इंटरेस्ट में चीज़ें हों। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, हम आते हैं सऊदी जो है वो सपोर्ट पे बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, शॉर्ट टर्म है। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं, एक वही कि $3 बिलियन इन्होंने डिपॉजिट किया, तो हमारी जो रिजर्व की शॉर्ट टर्म में जो बेहतरी होनी थी वो हुई और हमारे पास डॉलर आ गया एकदम से, तो वो मार्केट में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ कि जी डॉलर अब आ गया तो स्टेट बैंक के पास ज़्यादा एबिलिटी है रुपी को स्टेबलाइज करने की या रुपी को एटलीस्ट सपोर्ट करने की कि जो है अनड्यू को एडवांटेज ना ले सके, स्पेकुलेशन ना हो सके। दूसरा $1.2 बिलियन की जो ऑयल की फैसिलिटी दी है ना 1 साल की, वो बड़ी अच्छी है, हालांकि उसका इम्पैक्ट 7% का है। हमारा टोटल ऑयल बिल जो है इस साल का जो होने जा रहा है 17 से 18 अरब डॉलर का होगा, ये ऑल टाइम हाई होगा क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, कंजम्पशन हमारी बढ़ी है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ भी हुई है। तो आपको बताऊं कि क्रूड की इंपोर्ट में 97% इजाफा है वैल्यू में, ठीक, और 10% इजाफा है वॉल्यूम में, ठीक है। इसका मतलब है ग्रोथ भी है, डिमांड भी है और प्राइस भी बढ़ रही है जी।
तो यहाँ पे हुआ ये है कि इन्होंने 1.2 बिलियन की जो फैसिलिटी दी है वो 18 बिलियन के मुकाबले में तो सिर्फ 7% है, ठीक है, यानी कि महीने का $1.5 अरब निकल रहा है आपका एनर्जी इंपोर्ट में, और उसका सिर्फ और सिर्फ आपको $100 मिलियन मिल रहा है यहाँ से। लेकिन क्योंकि $100 मिलियन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, बड़ा प्रेशियस डॉलर्स हैं इस वक्त, तो इसलिए इसका हमने 1 साल बाद पेमेंट करनी है, और 3 बिलियन पे 3.2% हमने सूद भी देना है, ठीक है, ये मुफ्त नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल गई, हमें इस पे रिलाई नहीं करना चाहिए। तो इसका इंटरेस्ट रेट है क्या वो कंपैरेटिवली आईएमएफ के इंटरेस्ट रेट से काफी कम होता है? वो देखें इस वक्त दुनिया में इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है, 0%, 1%, 2% ये चल रहे हैं, तो हमें 3.2 पे मिला है, महंगा तो है ये, ऐसा नहीं। देखें सिर्फ ये कहना कि जी वो बड़ा सस्ता मिल गया, ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको डॉलर्स मिल गए, अभी आपका काम हो गया। हमारा प्रॉब्लम ये है हम कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं, जी बस काम हो गया ना, अब आराम से बैठ जाते हैं, मतलब आगे की प्लानिंग भूल जाते हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ। देखें हमें अगर एक मौका मिला, एक दोस्त ने हमें सपोर्ट कर दिया, उसको हम पकड़ें और उस पर अपने लिए कुछ बेहतरी करें, यानी कि हम फौरन से कुछ उसका नेमल बदल करें। अगले 2-3 महीनों में इतना ही सपोर्ट है हमारे पास, 2-3 महीनों में कहीं ना कहीं से या तो एक्सपोर्ट को बेहतर करें, या इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करें, या फिर आईएमएफ के साथ जल्दी जल्दी कोई चीजें नेगोशिएट करें। अगर कोई चीज इसके बाद हमने इसको कहीं बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं होंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ही है। मैंने कहा ना कि 1.2 बिलियन तो सिर्फ 7% बनता है टोटल बिल का, तो इतनी बड़ी कोई ऑयल की सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन है सपोर्ट, शॉर्ट टर्म में अच्छी मिल गई। तो डॉलर का जब इम्पैक्ट पड़ा तो आप देखें फौरन से 2-3 रुपए टूटे, यानी कि डॉलर जो है वो 175-76 पे चला गया था, अब 171-72 पे आ गया। जैसे हमने शुरू में बात की कि 170 उससे नीचे भी आने के चांसेस है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी डॉलर की रुपये के मुकाबले में बहुत बढ़ गई है, इतनी बनती नहीं है, ठीक है। और लेकिन थोड़ा सा डिवैल्यू करके रखना इसलिए बेहतर है कि एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट आए। तो कहने का मतलब ये अच्छी डेवलपमेंट हुई, लेकिन इस पर रिलाई करना नहीं चाहिए। इस रिलाई से मुरादी इसको हमने सिर्फ अब ये नहीं करना चाहिए कि जी ये हमें मिल गया तो बस अब यही सब कुछ हो गया, अब हम रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ हमारा काम हो गया, ऐसा नहीं। ये जो अभी आपने बात की इसी को जो है दोबारा हमने देखा इसी 1 साल में किस तरीके से रुपया जो है वो उसकी कदर में बेहतरी आई, फिर दोबारा से वो कदर खो बैठा। वो इसीलिए ना, देखें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म सपोर्ट है ये शॉर्ट टर्म में ही हो सके। अब हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना है, स्ट्रक्चरल इश्यूज ठीक करना है। देखें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, या तो आप 5% 6% पे ग्रो करें और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्राइसिस क्रिएट कर दें, ठीक, या आप अपनी ग्रोथ को थोड़े अरसे के लिए कम करें और स्ट्रक्चरल इश्यूज हैंडल करें, एनर्जी के प्रॉब्लम्स, सर्कुलर डेट के इश्यूज, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का मसला, ऑल्टरनेट फ्यूल्स का इशू कैसे हमने क्रिएट करना है, कैसे अपनी प्लानिंग करनी है। एनर्जी देखें, एनर्जी लाइफलाइन है किसी भी कंट्री का, एनर्जी नहीं होगी तो चलेगी कैसे? खुर्रम साहब ये भी बता दीजिए क्या एफडीआई भी इसके साथ इंटरकनेक्टेड होती है? अगर रुपया जो है उसकी कदर वो बहुत कम हो जाती है, क्या एफडीआई इसके साथ इंटरकनेक्ट करता है? देखें होता क्या है, जब आपकी ये ना करेंसी की स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। करेंसी का डेप्रिशिएट होना या अप्रिशिएट होना ये दुनिया में होता है, ठीक, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि एक सर्टन डायरेक्शन के साथ हो, पता हो इन्वेस्टर को कि जी इसकी डायरेक्शन क्या है, इंटरेस्ट रेट्स की डायरेक्शन क्या है इस मुल्क में, मैक्रोस की डायरेक्शन क्या है, महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया, और पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है और कितना ज़्यादा इकोनॉमी को जो है ना वो प्रायोरिटी दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट इससे बहुत अट्रैक्ट होती है। इन्वेस्टर ये कहता है मैं किसी कंट्री में जाऊँगा, मुझे मेरा लॉस है, लॉस होगा, लॉस और प्रॉफिट जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है अलवीना, अनसर्टेनिटी किल करती है इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को। अब आपको आज पता ही नहीं है अनसर्टेनिटी पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या ओवरऑल ना, कि मुझे ये पता नहीं है कल रुपये एकदम से डेप्रिशिएट हो जाए, तो आपको अनसर्टेनिटी से डर लगता है, या आईएमएफ का कोई डिसीजन ही नहीं आ रहा, या फिर पॉलिटिकल फ्रंट पे ये जो मसले चल रहे हैं अभी जो आपके इस्लामाबाद में हो रहा है सब सारा, तो अनसर्टेनिटी है ना ये। तो पॉइंट ये डायरेक्शन ये भी ऐड कर दीजिएगा अपनी बात के बाद खुर्रम साहब, ये जो जिस तरह पाकिस्तान की जरा कुछ लोगों की स्पिरिट जो है वो बहाल हो रही है क्रिकेट के हवाले से, वो काफ़ी खुश हैं, क्या ये जो हम स्पोर्ट्स में अगर हमारी स्पिरिट इसी तरह हाई रहती है तो क्या इससे भी इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमिकली कि शायद एफडीआई अट्रैक्ट हो या इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए और एवेन्यूज खोलें? क्या ये चीज़ें भी मैटर करती हैं? देखें डायरेक्टली तो नहीं करती, डायरेक्टली आपका इवेंचुअली मैक्रोस क्या है, सॉफ्ट पावर सिर्फ मैक्रोस क्या है, आपकी एक्चुअल पॉलिसी क्या हो रही है, कितना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को कितना ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है, प्रोडक्शन कंजम्पशन के ऊपर प्रोडक्शन को जो है वो सपोर्ट दी जा रही है, या कंजम्पशन को फंड नहीं किया जा रहा, प्रोडक्शन को किया जा रहा है। यानी कि आप फैक्ट्रियाँ, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को ज़्यादा गवर्नमेंट वो कर रही है, एक आम आदमी को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो, ये इसको देखा जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग होती है चीज़, एक आपका मोरल बड़ा बूस्ट होता है, एक आपको मोटिवेशन मिलती है। अब पाकिस्तान माशाल्लाह 3 मैचेस जो हैं वो खेलता है और देखें मेरिट पे जीता है,
फ्लूक नहीं लगा, कुछ तुक्के में नहीं जीते हमने खेल के अच्छी परफॉर्मेंस का और दुनिया आपकी तारीफ कर रही है, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अपलिफ्टिंग करना अपने एब्सोल्युटली। देखें अगर कौम जो है आपके स्पिरिट बुलंद होता है ना, मोटिवेशन आती है, तो आप जो है काम में अपने उस मोटिवेशन को, उस पॉजिटिविटी को कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपको रिटर्न मिलता है उसका, रिटर्न और दुनिया भी देखती है आपको। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, अल्लाह करे कि हम इसमें कंटिन्यू करें और हम वर्ल्ड कप जीत जाएं इंशाल्लाह। और हमारा यही टारगेट है, वर्ल्ड कप जीत गए हम, आप देखिएगा कि आपका इमेज बहुत जल्दी इंप्रूव होगा, चेंज होगा, लेकिन फॉलोड बाय पॉलिसी और कंसिस्टेंट जो है वो आपकी सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नेंस पे, पब्लिक फाइनेंसेस पे, एनर्जी पे, एक्सटर्नल अकाउंट पे, IMF के साथ, हर चीज़ के साथ। तो एक पूरा कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह हमें बेहतर कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब ने जिस तरह कहा कि जो सॉफ्ट पावर होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि आपको रिकग्निशन मिलती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। साथ ही साथ ये हमारे लिए इसलिए भी बेहतर है कि जब मोरल हाई होता है, स्पिरिट ज़्यादा अच्छी होती है, तो फिर काम भी बेहतर तरीके से होता है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नेंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहिए, और साथ ही साथ जो जितनी भी अनसर्टनिटीज़ मौजूद हैं उनको भी हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।